जैसे ही प्रतीक ने विराज के मुंह से निकले उन शब्दों को सुना, वैसे ही प्रतीक के चेहरे के हाव भाव बदल गए थे। मुझे तुमसे निपटने के लिए किसी ने नहीं भेजा है, मैं खुद तुमसे निपटना चाहता था। विराज, तुम ये खेल खेलना बंद करो और मुझे यहाँ से जाने दो। प्रतीक ने विराज से दो टुक करते हुए कहा। वो आदमी जिसने माथेरान में विराज और सनी को धमकी दी थी, उसने भी अपना पक्ष विराज के सामने रखते हुए कहा, मुझे भी तुमसे निपटने के लिए किसी ने नहीं कहा, मैं खुद ही तुमसे और सनी से निपटना चाहता था। विराज बेवकूफ नहीं था। ऐसा कैसे हो सकता है कि दो ग्रुप एक ही समय पर और एक ही अंदाज में विराज और उसकी पलटन पर हमला करें? आखिर उन्हें विराज और उसकी पलटन के बारे में कैसे पता चला? हालांकि वो अलग बात है कि ये दोनों ही ग्रुप्स एक दूसरे को बिल्कुल भी नहीं जानते थे, लेकिन तो भी ऐसा कैसे? विराज को ये खेल कुछ समझ में नहीं आ रहा था। विराज पूरी तरह से कंफ्यूज्ड था और गहरे ख्यालों में बहता जा रहा था। लेकिन तभी उसके कानों में एक जानी पहचानी आवाज आई, जिसने विराज को उन ख्यालों में गोता लगाने से रोक दिया था। विराज, क्या तुम ठीक हो? जानवी ने चिंता जाहिर करते हुए विराज से पूछा। जब विराज और उसकी पलटन प्रतीक के आदमियों से लड़ रही थी, तब जानवी कार में बैठकर उस तमाशे को देख रही थी। उस लड़ाई के दौरान जब विराज को जानवी ने चोटिल होते हुए देखा, तो उसकी सांसें ऊपर नीचे हो गई थी। हालांकि विराज को ज्यादा नहीं लगी थी, लेकिन उसके बाद भी जानवी की धड़कनें लगभग थम सी गई थी। जानवी की बात सुनकर विराज ने तुरंत ही पीछे मुड़कर जानवी को देखा और मुस्कुराते हुए और अपनी गर्दन हिलाते हुए कहा, हाँ, मैं एकदम ठीक हूं। जैसे ही विराज ने ये कहा, वैसे ही शालिनी भीड़ के बीच से भागते हुए आई और उसने विराज को गले से लगा लिया था। भैया, मैं बहुत ज्यादा डर गई थी, भैया प्लीज यहां से चलो। जब विराज ने शालिनी को देखा, तो उसकी आंखों में आंसू साफ साफ झलक रहे थे। भले ही जानवी बहादुर थी और वो रो नहीं रही थी, लेकिन शालिनी तो छोटी बच्ची थी। अपने भाई को इस हाल में देखकर वो वाकई में काफी घबरा गई थी। विराज ने तुरंत ही अपनी बहन की आंखों से आंसू पोंछे और उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहा, शालिनी, डरने की क्या बात है इसमें? देखो, तुम्हारा भाई एकदम ठीक है और जब तक मैं आपके साथ हूं, ये लोग आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते हैं। एक तरफ जब विराज का फैमिली ड्रामा चल रहा था, तो दूसरी तरफ से अचानक से हंसने की जोर जोर से आवाज आने लगी थी। मैं जानता था, इन भैया को देखकर ही समझ गया था कि ये बहुत बड़े खिलाड़ी हैं। एक ही झटके में इन्होंने सभी को जमीन पर पटक दिया। ये बोलने के बाद उस शख्स ने प्रखर को देखते हुए कहा, क्या भैया, आप तो छुपे रुस्तम निकले। आप तो मार्शल आर्ट्स में ब्रूस ली को भी मात दे दोगे। मैं बचपन में जब वीडियो गेम खेलता था, तो बिल्कुल आपके जैसी फाइट करता था। मजा आ गया आज लाइव देखकर। जैसे ही विराज ने उस शख्स के मुंह से ये शब्द सुने, वैसे ही विराज मन ही मन सोचने लगा कि ये कार्टून कौन है। विराज ने तुरंत ही प्रखर को देखते हुए कहा, प्रखर, क्या तुम इसे जानते हो? विराज का सवाल सुनकर प्रखर ने तुरंत ही जवाब दिया, हाँ, यही तो हमारा कैब ड्राइवर है। इसकी ड्राइविंग स्किल कमाल की है। अगर सही समय पर ये हमें वहां से बाहर नहीं निकालता, तो पता नहीं क्या होता। ओह, तब तो तुम्हें इसकी तारीफ करनी चाहिए। विराज ने प्रखर से कहा, हाँ बिल्कुल, ये तारीफ के काबिल है। प्रखर ने भी अपना सिर हिलाते हुए कहा। उसके बाद विराज ने कई सारे मेथड्स अपनाते हुए प्रतीक और उस माथेरन वाले लड़के से ये जानने की कोशिश की कि उन दोनों को आखिर विराज और उसकी पलटन की इंफॉर्मेशन किसने दी थी। इन सब के पीछे आखिर कौन शामिल था, लेकिन उन दोनों के मुंह खुलवाना इतना आसान नहीं था। ये देखते हुए प्रखर ने भी अपना सर पकड़ लिया था। तुम्हें क्या लगता है कि ये दोनों सच बोल रहे हैं? ऐसा भी तो हो सकता है कि वाकई में जानवी हो। जैसे ही विराज ने प्रखर की बात सुनी, वैसे ही उसने सर हिलाते हुए प्रखर की बात को डिनाई कर दिया था। हालांकि प्रतीक और वो माथेरन वाला लड़का दोनों ही रिवेंज लेना चाहते थे, लेकिन एक ही समय पर और एक ही तरीके से।
विराज और उसकी पलटन को इतने एक्यूरेट तरीके से रोकना विराज को कुछ हजम नहीं हो रहा था। इससे भी ज्यादा सस्पिशियस बात यह थी कि प्रतीक और वो माथेरान वाला लड़का एक दूसरे को नहीं जानते थे। तो क्या वाकई में ये कोइंसिडेंस हो सकता है, या फिर इनके पीछे बैठा वो शख्स इतना शातिर है कि वो नहीं चाहता था कि ये दोनों एक दूसरे को जाने, और उस शख्स ने इन दोनों को मिशन दिया हो। विराज और उसकी पलटन पर एक ही समय पर हमला हुआ था। इसके पीछे जो कोई भी था उसे हल्के में आंकना बेवकूफी होगी। तुरंत ही विराज ने अपना फोन बाहर निकाला और एक नंबर डायल किया। जैसे ही सामने वाले ने कॉल उठाया वैसे ही विराज ने बोलना शुरू किया। हेलो हैदर, मुझे लगता है कि कोई सीक्रेटली मुझ पर नजर रख रहा है। क्या तुम पता लगा सकते हो कि आखिर इस सब के पीछे कौन है? जैसे ही हैदर ने विराज की बात सुनी वैसे ही उसने कहते हुए विराज की बात को नोट कर लिया था। ये मैटर वाकई में काफी सीरियस था। हैदर को बहुत ही शांति से इस मैटर पर काम करना होगा। अगर उस शख्स को भनक लगी या फिर हैदर ने समय रहते हुए इस टास्क को पूरा नहीं किया तो विराज की जान को खतरा हो सकता था। हैदर को हुक्म देने के बाद विराज ने कॉल कट किया और जानवी और शालिनी के साथ अपनी कार की तरफ बढ़ने लगा था। सनी और प्रखर भी विराज के पीछे पीछे उसकी कार की तरफ बढ़ने लगे थे। विराज जानता था कि कोई है जो उसकी हर एक्टिविटी को देख रहा था। ऐसे में विराज उस जगह पर रुककर और समय बर्बाद नहीं करना चाहता था। लेकिन एक और शख्स था जो सभी के पीछे पीछे शहजादे की तरह चलते हुए विराज की कार की तरफ बढ़ रहा था। वो था कैब का ड्राइवर। जैसे ही सनी ने देखा कि वो ड्राइवर उनके पीछे पीछे आ रहा है तो तुरंत ही सनी ने उस ड्राइवर से कहा, अरे तुम हमारे पीछे पीछे क्यों आ रहे हो? उस ड्राइवर का ध्यान अपने फोन में था, इसीलिए जब सनी ने उससे ये सवाल किया तो उसे पता नहीं था कि वो सवाल उससे किसने किया है। क्या तेरे बाप की सड़क है क्या? ये बोलते ही जैसे ही उस ड्राइवर ने अपने सामने सनी को देखा वैसे ही उसके चेहरे के हाव भाव बदल गए थे। सॉरी सर, भैया मुझे मालूम नहीं था कि आप हो, माफ करना। वो आपने बिल नहीं दिया और बोला था कि अगर सही सलामत छोड़ूंगा तो 10 गुना ज्यादा पैसे दोगे। भैया गरीब आदमी हूं, बाल बच्चों वाला हूं। इससे पहले वो ड्राइवर आगे कुछ बोलता, सनी ने उसे बीच में ही टोकते हुए कहा, ठीक है बस करो अब। और इसी के साथ सनी ने उसे 10,000 रुपए दे दिए। वो ड्राइवर मन ही मन सोचने लगा कि काश उसका सामना रोज ऐसे हादसों से हो। अगर ऐसा हुआ तो एक दिन वो अंबानी और अडानी का भी मुकाबला कर पाएगा। उस ड्राइवर से छुटकारा पाकर विराज और उसकी पलटन सीधा राणेजा बिल्डिंग की तरफ निकल पड़ी थी। विराज को अच्छी फीलिंग अभी भी नहीं आ रही थी। कोई था जो उनका चोरी छुपे पीछा कर रहा था। ये बात विराज को खटक रही थी। विराज वैसे तो एकदम ठीक था, लेकिन उसे अपने भाइयों की, जानवी की और शालिनी की बहुत टेंशन हो रही थी। अगर कोई है जिसे विराज से निपटना है तो उससे अकेले में आकर डील करे, लेकिन वो जो कोई भी था वो विराज के इमोशंस के साथ खेल रहा था और विराज को यही बात डरा रही थी। सनी और प्रखर की बात करें तो वो दोनों एकदम ठीक थे। दोनों भाइयों के पास अपने आप को प्रोटेक्ट करने की एबिलिटी थी। वो दोनों हमेशा विराज के साथ रहते थे, इसीलिए विराज को उन दोनों की टेंशन नहीं थी। लेकिन जानवी का क्या? भले ही वो दोनों कपल थे, लेकिन वो विराज के साथ नहीं रहती थी। अगर कभी जानवी अकेले हुई और उस पे ऐसा हमला हुआ तो वो आखिर क्या करेगी? इसी के साथ साथ विराज को अपनी बहन शालिनी की भी बहुत चिंता सताने लगी थी। आज तो संडे है, इसीलिए शालिनी का स्कूल नहीं है। जानवी भी आज शालिनी के साथ रुककर उसे नॉर्मल कर देगी, लेकिन कल क्या होगा? शालिनी का स्कूल है और विराज हर समय उसकी रक्षा नहीं कर सकता है। विराज ये सब सोच ही रहा था कि तभी अचानक से उसका फोन बजने लगा। जब विराज ने देखा कि कॉल हैदर का है तो उसने तुरंत ही हैदर का कॉल उठा लिया। हाँ हैदर, बोलो, कुछ पता चला? फोन उठाते ही विराज ने हैदर से पूछा। जी विराज साहब,
थोड़ा ट्रिकी है। हैदर ने शांत आवाज में कहा, ट्रिकी है? क्या जिंदल परिवार की पावर्स भी इस गुत्थी को सुलझा नहीं पा रही है? मुंबई शहर में जिंदल परिवार किसी मॉन्स्टर से कम नहीं था, और ऐसे में अगर जिंदल परिवार का पर्सन इंचार्ज ये कह रहा है कि ये मामला बहुत ट्रिकी है, तो आप इस मामले की सीरियसनेस को अच्छे से समझ जाएंगे। हालांकि हैदर ने अपना सारा जोर लगाते हुए मुंबई शहर में पता लगाया था, और वो काफी था, लेकिन उसके बाद भी हैदर को कुछ खास पता नहीं चल पाया था। आखिर मुंबई शहर में जिंदल परिवार से भी ज्यादा पावरफुल कौन आ गया था? विराज मनी मन ये सब सोच रहा था, लेकिन उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। क्या वो शख्स मुंबई शहर से नहीं था? एक पल के लिए विराज ने सोचा, लेकिन इस बात को विराज ने तुरंत ही रिजेक्ट कर दिया था, क्योंकि विराज ने मुंबई शहर से बाहर किसी से भी पंगे नहीं लिए थे। दुदेजा परिवार भी अब विराज के परिवार का हिस्सा था, लेकिन वो 50 साल की औरत का क्या, जिसने सनी को मोहरा बनाया था? क्या ये सब वो औरत करवा रही थी? विराज ने उस बात पर भी गौर किया, लेकिन उस औरत की काबिलियत पर विराज को शक हो रहा था, इसीलिए इस बात को भी विराज ने कचरे के डब्बे में डाल दिया था। हर तरफ से सोचते हुए विराज मनी मन सोचने लगा कि वो मुंबई शहर की सबसे खतरनाक जिंदल परिवार से बिलोंग करता है। ऐसे में भला वो इंसान कौन है जो जिंदल परिवार से सीधा सीधा पंगा मोल ले रहा था? विराज ने अपने मन में हर तरह की पॉसिबिलिटीज ट्राई की, लेकिन अंत तक भी विराज के पास कोई जवाब नहीं था। थोड़ी देर चुप रहने के बाद हैदर ने फिर से बोलना शुरू किया। विराज साहब, कुछ ही महीनों में पूरे मुंबई शहर में आपका दबदबा हो गया है। कम ही सही, लेकिन अब लोग आपको जानने लगे हैं। ऐसे में दुश्मनों का होना आम बात है। अगर आप कहें तो मैं जिंदल परिवार की सिक्योरिटी फोर्सेस को आपके पीछे लगा देता हूं, जो हमेशा आपकी सुरक्षा करेंगी। लेकिन विराज साहब, मुझे लगता है कि ये जो कोई भी है, हमें इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। हैदर की बात सुनकर विराज ने तुरंत ही अपना सर हिलाते हुए कहा, हैदर, तुम परेशान मत हो, ज्यादा मत सोचो। मुझे लगता है कि ये मैटर यूजलेस है और इस पर हम आराम से भी काम कर सकते हैं। कोई जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। ये जो कोई भी है शातिर है और मौका देखकर ही वार करता है, और शायद आगे भी मौका देखकर ही वार करेगा। लेकिन मुझे नहीं लगता कि उस इंसान के ओरिजिन्स जिंदल परिवार के बराबर या फिर बढ़कर होंगे। विराज की बात सुनकर हैदर ने भी अपना सर हिलाया और मनी मन ये सोचने लगा, साला ऐसा कौन है जो हमारे जिंदल परिवार के चिराग पर अपनी आंखें गड़ाए बैठा है? एक बार पता चल जाए, उसके बाद मैं अकेला ही काफी हूं। हैदर जिंदल परिवार का पर्सन इंचार्ज था और उसने ये सब हमेशा देखा था, इसीलिए उसे डर नहीं लग रहा था। लेकिन हैदर को विराज की चिंता सता रही थी। तुरंत ही हैदर ने विराज से कहा, विराज साहब, शायद आप एकदम ठीक कह रहे हो, लेकिन उसके बाद भी हमें थोड़ा सावधान रहना चाहिए। मैं सिक्योरिटी फोर्सेस की एक टुकड़ी भेज रहा हूं और साथ ही साथ ये पता लगाने की कोशिश करता हूं कि आखिर इस सब के पीछे कौन है। हैदर की बात सुनकर विराज के मुंह से केवल एक शब्द बाहर आया, और इसके बाद विराज ने हैदर के कॉल को कट कर दिया था। आखिर उस सब के पीछे कौन था? कौन था जो विराज और उसकी पलटन का पीछा कर रहा था? कौन था जो विराज की सारी एक्टिविटीज को मॉनिटर कर रहा था? क्या वो वही 50 साल की औरत थी जो दिल्ली की सल्तनत की मदद से ये सब करवा रही थी, या फिर इन सब के पीछे कोई और था? क्या विराज की चचेरी बहन नताशा जिंदल इस सब में शामिल थी? अगर ऐसा हुआ तो फिर विराज क्या करेगा? क्या विराज की जिंदगी में बुरा समय शुरू हो गया था? आगे क्या होगा वो जानने के लिए सुनिए कैश ऑन माई माइंड, ओनली ऑन पॉकेट FM।